नमस्कार दोस्तों, आज की इस दिलचस्प चर्चा में स्वागत है। आज हम 16वीं शताब्दी के एक ऐसे अद्भुत काव्य नाटक पर बात करेंगे जो बिल्कुल दिल और दिमाग के बीच चलने वाली किसी अदालत जैसा महसूस होता है। हम बात कर रहे हैं सूरदास के पद की। ये सिर्फ कोई पुरानी कविता नहीं है, बल्कि भावनाओं और तर्कों के बीच लड़ा गया एक ऐसा शानदार वैचारिक युद्ध है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में दो विचारधाराओं का बहुत ही गहरा टकराव है। एक तरफ है भक्ति यानी प्रचंड अटूट समर्पण और प्रेम, जिसमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की आग है, और दूसरी तरफ है योग, जो पूरी तरह से ठंडे, तर्कशील और वैराग्य से भरे ध्यान पर आधारित है। यही वैचारिक टकराव इस कथा को इतना खास बनाता है। आज के इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वो हैं प्रेम बनाम योग का संदेश, उद्धव पर गोपियों का तीखा व्यंग्य, विरह की पीड़ा, कड़ली ककड़ी और दृढ़ प्रेम, और अंत में श्री कृष्ण की राजनीति और राजधर्म। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, प्रेम बनाम योग का संदेश। जरा कल्पना कीजिए, कोई अपनों के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो और अचानक मिलने आने के बजाय एक बहुत ही नीरस और रूखा सा संदेश आ जाए, बिल्कुल आजकल के किसी कॉर्पोरेट ईमेल की तरह। यहाँ उद्धव वही संदेशवाहक हैं, पूरी तरह से शुष्क तर्क और वैराग्य के प्रतीक, और उनके ठीक सामने है वृंदावन की गोपियां जो प्रेम और समर्पण में पूरी तरह डूबी हैं। दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है और यहीं से सारा तनाव शुरू होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे दौर की तरफ, उद्धव पर गोपियों का कमाल का व्यंग्य। ये संदेश सुनकर गोपियां तुरंत रोने धोने के बजाय एक बड़ा ही बौद्धिक तरीका अपनाती हैं, उनका तीखा व्यंग्य। वो कहती हैं, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। सुनने में ये कोई तारीफ लग सकती है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही गहरा ताना है। वो कह रही हैं कि उद्धव भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी से प्रेम का अनुभव ही नहीं किया। ये उनके भावनात्मक खोखलेपन पर एक सीधा प्रहार है। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए गोपियां कमाल के रूपकों यानी मेटाफर्स का इस्तेमाल करती हैं। पहला है कमल के पत्ते का रूपक। जिस तरह कमल का पत्ता हमेशा पानी के भीतर रहकर भी उससे अछूता रहता है, ठीक वैसे ही उद्धव प्रेम के सागर यानी श्री कृष्ण के इतने करीब रहकर भी उनके प्रेम से पूरी तरह अछूते रह गए हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो एक और उदाहरण देती हैं, तेल की गगरी का। अगर किसी तेल लगे मटके को नदी में डुबोया जाए तो एक भी बूंद उस पर नहीं ठहरती। ये दर्शाता है कि गोपियों की तर्क वितर्क की शैली कितनी मजबूत है। वो साबित कर रही हैं कि उद्धव पर प्रेम का कोई असर हो ही नहीं सकता। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि दोनों के बीच का अंतर कितना विशाल है। एक और उद्धव की वो तेल जैसी इम्यूनिटी है जिस पर प्रेम का कोई रंग नहीं चढ़ता, और दूसरी ओर गोपियां खुद की तुलना उन चींटियों से करती हैं जो मीठे गुड़ से ऐसे चिपक जाती हैं कि फिर कभी अलग नहीं हो पाती, भले ही इसके लिए उन्हें अपने प्राण क्यों न त्यागने पड़े। ये पूर्ण वैराग्य और पूर्ण चिपचिपे समर्पण के बीच का सबसे स्पष्ट अंतर है। तीसरा हिस्सा, विरह की गहरी पीड़ा। इस तीखे व्यंग्य के पीछे एक बहुत ही भावुक मोड़ छिपा है। व्यंग्य का आवरण हटते ही गोपियों का गहरा दुख सामने आता है। उनके मन की सारी बातें मन में ही दबकर रह गई हैं। वो एक लंबे समय से सिर्फ प्रिय के लौटने की उम्मीद पर जी रही थीं, लेकिन सांत्वना के बजाय ये जो योग का भाषण उन्हें मिला है, उसने उनकी विरह की आग में बिल्कुल घी का काम किया है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि गोपियां इसे एक बहुत बड़ा धोखा मानती हैं। वो कहती हैं कि मर्यादा टूट गई है। जब वो व्यक्ति ही प्रेम की सीमाओं और वादों को तोड़ दे जिसने खुद उन्हें बनाया था, तो फिर मर्यादा का क्या अर्थ रह जाता है। ये केवल दूरी का दुख नहीं है, ये विश्वास के टूटने का गहरा घाव है। चौथा बिंदु, कड़वी ककड़ी और अटूट प्रेम। दुख में टूटने के बजाय गोपियां पूरी मजबूती के साथ अपने समर्पण पर अडिग हो जाती हैं। इस अद्भुत दृढ़ता को समझाने के लिए वो हारिल की लकड़ी का विशिष्ट रूपक इस्तेमाल करती हैं। हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को कसकर पकड़े रहता है। गोपियों के लिए उनका प्रेम भी उसी लकड़ी के समान है। ये कोई शौक नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व और प्राणों का आधार बन चुका है। और इसी अटूट प्रेम के कारण जब वो योग का संदेश सुनती हैं तो उनकी प्रतिक्रिया बड़ी दिलचस्प होती है। वो कहती हैं, ये योग का संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। इसमें एक हल्का सा हास्य भी है और गहरी अस्वीकारता भी। जब हृदय भावनाओं से भरा हो तो कोरे तर्क ऐसे ही कड़वे और बेस्वाद लगते हैं। गोपियां इस योग संदेश को पूरी तरह से खारिज कर देती हैं। वो उद्धव से कहती हैं कि ये योग की बीमारी उन्हें जाकर सौंप दो जिनका मन इधर उधर भटकता है। गोपियों का मन तो पहले ही एक जगह स्थिर हो चुका है। वो बड़ी ही चतुराई से संदेशवाहक को हिदायत देती हैं कि ये दवा उस मरीज को दी जाए जिसे वाकई इसकी जरूरत है।
उन्हें नहीं। और आखिरी 5वां हिस्सा, श्री कृष्ण की राजनीति और राजधर्म। यहाँ ये पूरी कविता एक टूटे हुए दिल की व्यक्तिगत शिकायत से आगे बढ़कर एक बहुत ही सशक्त राजनीतिक आलोचना का रूप ले लेती है। गोपियाँ पहले के भले लोगों की तुलना नए राजनीतिक शासकों से करती हैं। पहले लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते थे, लेकिन अब का शासक मोटे मोटे ग्रंथ पढ़कर चतुर राजनीति सीख गया है और दूर बैठकर ऐसे संदेश भेज रहा है जो केवल पीड़ा देते हैं। गोपियों की मांग बहुत ही सीधी है। जाते समय जो उनका मन चुरा लिया गया था वो उन्हें वापस चाहिए। इसमें कितनी बड़ी विडंबना छिपी है कि जो शासक पूरी दुनिया से अन्याय मिटाने का काम करता है वही अपनी प्रजा के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहा है। और यहीं पर गोपियां राजधर्म का प्राचीन सिद्धांत पेश करती हैं। राजधर्म यानी एक राजा का सच्चा कर्तव्य। ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से कहता है कि एक सच्चे शासक को कभी भी अपनी प्रजा को सताने या परेशान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये दिखाता है कि गोपियों की इस भावुक पुकार के नीचे कितना गहरा बौद्धिक और राजनीतिक ज्ञान छिपा हुआ है। वो सिर्फ दुख में डूबी प्रेमिकाएं नहीं हैं, वो अपने अधिकारों को जानने वाली एक जागरूक प्रजा भी हैं। तो अंत में ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमेशा गूंजता रहेगा। क्या नेतृत्व और राजधर्म के बड़े कर्तव्य व्यक्तिगत वादों और गहरे प्रेम के साथ कभी भी शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं? ये सत्ता के लिए किए जाने वाले शाश्वत बलिदानों और उसकी कीमत को दर्शाता है। इस विचारोत्तेजक प्रश्न पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।